हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ NK सिंह एंड यू आर वाचिंग NKS एकेडमी। आइए आज से हम लोग कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चैप्टर बोर्ड्स कंपटीशन दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, बोर्ड्स के लिए बहुत सारे पॉइंट्स नेसेसरी नहीं है, हाँ आप नॉलेज के लिए तो पढ़ ही सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 4 या 5 पॉइंट्स जो होंगे वो बोर्ड वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी के पॉइंट्स ऑब्वियसली कंपटीशन वालों के लिए होगा। लेकिन फिर भी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो सेशन को अच्छे से देखें। कंडक्टर्स पे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3। कंडक्टर 1 में तो जनरली हम लोग थियरी डिस्कस कर रहे होंगे और 2, 3, 4 वगैरह में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंडक्टर। देखिए, कंडक्टर आपके लिए नया नाम नहीं है, लेकिन हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर को स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कंडक्टर होते हैं, चाहे वो न्यूट्रल हो या फिर चार्ज हो, उनकी बिहेवियर थोड़ी अलग टाइप की हो जाती है। ठीक है, मतलब वो एक अलग तरीके से बिहेव करती हैं किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए हम लोग कंडक्टर की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। यानी हमारा जो भी प्रॉपर्टी होगा वो स्पेशली उन सारी चीजों को रिगार्ड में रखते हुए होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैलिड है। क्लियर है? तो चलिए ये सारी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और समझते हैं कि कंडक्टर जो है वो मटेरियल का ही एक पार्ट है। आपने सुना होगा कि मटेरियल जनरली 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और बैड कंडक्टर, या जिसे इंसुलेटर भी कहते हैं। और कैपेसिटर पढ़ेंगे उसमें हम उसे डाइलेक्ट्रिक भी बोला करेंगे। तो जनरली मटेरियल जो होते हैं वो 3 टाइप में होते हैं। एक को बोला करते हैं कंडक्टर, एक को बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर, और एक को बोलते हैं इंसुलेटर, या जनरली इसे हम लोग बैड कंडक्टर भी बोलते हैं, या कभी कभी इसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, जिसे हम लोग कैपेसिटर में डिटेल पढ़ेंगे। तो इसे तो कैपेसिटर में डिटेल पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर का अलग से टॉपिक ही है जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाई होगी, जो एडवांस के सिलेबस में तो नहीं है लेकिन जेईई मेंस के सिलेबस में है और बोर्ड के सिलेबस में भी है। और कंडक्टर्स तो हमें यहां पढ़ना ही है। तो पहले तो ओवरव्यू देखते हैं कि व्हाट इज इंसुलेटर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज कंडक्टर। तो इंसुलेटर वो सबस्टांस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं बट वो फ्री नहीं होते हैं, वो बाउंड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को जनरली क्या बोलते हैं हम लोग? बैड कंडक्टर। मतलब इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो जो चार्ज कैरियर्स हुए, जो इलेक्ट्रॉन्स ही जनरली कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स होते हैं, या जिस जनरल मटेरियल्स में जनरली इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स होते हैं, तो होता क्या है कि इन सब चीजों में जनरली वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहते हैं। बस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं लेकिन हायर टेम्परेचर पे। लोअर टेम्परेचर पर ये एग्जैक्टली इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दोनों की प्रॉपर्टी, मतलब हायर टेम्परेचर पर कंडक्टर की प्रॉपर्टी और लोअर टेम्परेचर पर इंसुलेटर की प्रॉपर्टी। कैसे हायर टेम्परेचर पर ये कंडक्ट करता है और लोअर टेम्परेचर पर क्यों कंडक्ट नहीं करता है, इस पर बहुत सारी बातें हैं करने को। तो इसका अलग से एक टॉपिक है मॉडर्न में, हम लोग वहां पर पूरी डिस्कस करेंगे। अब जो पहली जो चीज हमने पढ़ा है वो कंडक्टर। तो कंडक्टर तो इस चैप्टर में पढ़नी है। तो कंडक्टर एक ऐसी सबस्टांस होती है जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं बट हर नहीं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हो और जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, राइट, पूरे इंटायर रीजन में ही कंडक्ट करे, तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं कंडक्टर के बारे में, और पूरी स्टडी यहीं तक कन्फाइंड रखेंगे कंडक्टर्स के बारे में। और ध्यान इस बात का रखेंगे कि कंडक्टर को हम लोग किस रिगार्ड से देख रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के रिगार्ड से देख रहे हैं। मतलब जो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक का ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें कंडक्टर की प्रॉपर्टी। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी, कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और वो
पूरे इंटायर वॉल्यूम में, इंटायर पूरे बल्क मीडियम में मूव करने के लिए अलाउ होते हैं। ठीक है, सो कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which can move in entire region of surface boundary। ध्यान इस बात का रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं पूरे बाउंड्री, सरफेस जो बाउंड्री है उसके रीजन में ही। कोई कंडक्टर ऐसा ले लिया हमने, तो अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी ये मूव कर सकते हैं, किधर भी मूव कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे सबस्टांस को हम लोग जनरली कंडक्टर कहते हैं, और कंडक्टर की ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमेशा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो पहले इस चीज को आप एक बार अच्छे से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग पूरी अच्छे से डिस्कस करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो कॉपी कीजिए। आइए अब सेकेंड प्रॉपर्टी करते हैं कंडक्टर का। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको पूरी फील करवाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की। यहीं से हम लोग चालू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर की प्रॉपर्टी। तो यह प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके का है कि जब भी किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, ध्यान से मेरी बात सुने, जब भी किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो कंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने आप को ऐसे रीअरेंज करता है, ऐसे रीअरेंज करता है ताकि उसके अंदर का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने बोला कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को हम रखते हैं तो कंडक्टर की जो चार्जेज है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आए जैसे भी हो, तो कंडक्टर की जो चार्जेज है वो अपने आप को रीअरेंज करती है, और ऐसे रीअरेंज करती है, ऐसे मूव करने लगती है इधर से उधर, ताकि उसके अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। और जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी उसके बाद चार्जेस मूव करना बंद हो जाएगा। ध्यान रहे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके का है, व्हेन अ कंडक्टर is placed in external electric field, then the charges of conductor rearrange themselves in such a manner so that the net electric field intensity inside the conductor becomes zero. राइट, इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से विजुलाइज कीजिए। मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है आपके पास, फिलहाल हम न्यूट्रल कंडक्टर ले रहे हैं, और इसे हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाला है। राइट, सबको पता है जो निगेटिव चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, उस पर एक फोर्स लगता है फील्ड के जस्ट अपोजिट। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे अगर उस पर कोई फोर्स लगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर रहे हैं तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पक्का उस पर फोर्स लगेगा फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के इस वाले पार्ट पर डिपोजिट होना चालू कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, माइनस। तो ऑब्वियसली वो जहां से आए हैं उस स्पॉट पर कौन सी चार्ज क्रिएट हो गई, प्लस चार्ज क्रिएट हो गई। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि अचानक से सडनली ये नहीं हो जाता, थोड़ा सा वक्त लगता है इसमें।
तो स्टार्टिंग में इसके अंदर जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर में भी जरूर होगी स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रीअरेंज करना चालू करेगा वैसे वैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में ये जनरेट करेगा, क्योंकि यहां प्लस क्रिएट हो रहा होगा, यहां माइनस क्रिएट हो रहा होगा, तो कंडक्टर के अंदर में एक फील्ड ऐसे पैदा हो रही होगी, इनसाइड की बात मैं करूं, और बाहर में तो आपको पता ही है ई है ही, जिसको ई एक्सटर्नल में बोल रहा हूं। स्टार्टिंग में ई एक्सटर्नल ज्यादा होती है और ई इंटरनल कम होती है, तो कुछ फील्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता है वैसे वैसे ई इंटरनल एक्सटर्नल के इक्वल हो जाता है, और जैसे इसके इक्वल हो जाएगा तो अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, तो फिर चार्ज मूव करना भी तो बंद हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी बोली गई है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो चार्जेस हैं वो अपने आप को ऐसे रीअरेंज करते हैं ताकि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, जीरो। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इनसाइड में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही आउटसाइड है या एक्सटर्नल है, और उसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो होगी इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमेशा याद रखना है हमें, ठीक है, हमेशा याद रखना है। यही चीज जब हम लोग इंसुलेटर में पढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यही बात जब हम कहां पढ़ेंगे, इंसुलेटर में पढ़ेंगे, वहां पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंप्लीटली इक्वल नहीं होगी। जब कंप्लीटली इक्वल नहीं होगी तो इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, राइट। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ एग्जिस्ट करेंगी जो एक्सटर्नल से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ई एक्सटर्नल को थोड़ा बहुत बैक से तो विरोध मिलेगा ना, तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी होगी एग्जिस्ट करेगी। कंडक्टर में वैसा नहीं होता, कंडक्टर में यह फैसिलिटी है कि वो कंप्लीटली क्या करती है, काउंटर करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसके वजह से अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखें, ठीक है। तो चलिए इस चीज को आप कॉपी कीजिए। आइए थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, मेरी बात ध्यान से सुने, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होती है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई कंडक्टर है इस तरह से, और कोई चार्ज कंडक्टर है, मान लो ये, राइट। तो इसके सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल होती है, यानी इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी सरफेस के हमेशा नॉर्मल होगी, ठीक है, हमेशा क्या होगी, नॉर्मल। अब नॉर्मल ही क्यों होती है, एंगल पे क्यों नहीं होगी, इस बात का मैं अभी जवाब दे रहा हूं। पहले तो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस of a charge conductor is always perpendicular to the surface। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है। अब इसका कॉज समझते हैं, ऐसा क्यों। देखिए, इस बात का जवाब देने के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा, राइट। तो इसका जवाब हमें बड़ा बेहतर तरीके से मिल पाएगा। सपोज करो कि किसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल नहीं है, जस्ट किसी एंगल पे है। सपोज करो इसी में किसी एंगल पे है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एंगल पे होगा तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल पे और एक अलोंग द सरफेस। बिल्कुल। तो जो इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो चार्जेज हैं, तो क्या उस पर एक फोर्स एक्ट करेगी जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो सरफेस के अलोंग है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट था, एक इस साइड में था और एक इस साइड में था। तो इसके वजह से जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से इस वाले चार्जेस पर एक फोर्स एक्ट करेगी, और फोर्स एक्ट करेगी तो निश्चित रूप से वो सरफेस पे तो चलना चालू करेगा, क्योंकि सरफेस के अलोंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स तो पक्का लगेगा। इसका मतलब है कि चार्जेस क्या करना चालू करेंगे, मूव करना चालू करेंगे। अब बोलोगे सर इससे क्या प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस मूव नहीं करते। अल्टीमेटली जो सिस्टम होती है उसमें कोई मूविंग चार्जेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे तो चार्जेस मूव करने लगेंगे, अगर कोई एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्जेस तो डेफिनेटली मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहां फुलफिल हुआ? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर बोल रहा है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन तो डेफिनेटली जो चार्जेस होंगी वो सरफेस पर मूव नहीं कर रही होंगी, और मूव नहीं कर रही होंगी इसका मतलब साफ है कि कोई सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती होगी। इसका मतलब है कि इसका एंगल पे लगना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगल पे लगेगा तो कंपोनेंट तो हो ही जाएगा ना सरफेस के अलोंग। तो साफ क्लियर है। अगर इसके कॉज को अगर लिखें तो आप यहां पे ऐसे लिखेंगे कि व्हेन electric field intensity is at some angle, then there will be one component along the surface of conductor, and therefore charges will start to move on the conductor, which is not possible in electrostatic. मतलब साफ है, न ये किसी एंगल पर एग्जिस्ट करेंगी, राइट, ना कंपोनेंट लगेगा और ना ये मूव करेंगी। मतलब साफ है कि कैसे होंगी, पक्का वो नॉर्मल ही होगी। तो इस पूरे डिस्कशन से यही जाहिर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, नॉर्मल। ठीक है। अब एक नेक्स्ट सवाल भी है कि सर ये नॉर्मल होती है तो कितनी उसकी वैल्यू होती है, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो चलिए हम लोग उसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं और उसे हम लोग प्रूव भी करके देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी कंडक्टर के सरफेस पे कितनी होती है। तो पहले इस चीज को आप कॉपी कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में उस चीज को डिस्कस कर रहा हूं। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जैसा कि हम लोग ने प्लान किया था कि हम लोग किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालें, राइट, कितनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन उसके पहले हमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं जो हमें उसके प्रूफ करने में हेल्पफुल होगा। तो जो चौथी प्रॉपर्टी है, ऐसा है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकती इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करती। तो कह सकते हो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। तो फिर सारे चार्जेस होते कहां हैं? एक्सेस चार्ज का मतलब समझ में आ रहा है? एक्सेस चार्ज का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो सरफेस और अंदर के सब जगह पे होते हैं ना। एक्सेस का चार्ज का मतलब जो न्यूट्रलिटी के अलावा जो चार्ज है उसके बारे में बात हो रही है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, न्यूट्रलिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे उस चार्जेस के बारे में बात नहीं हो रही है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस मौजूद है, मतलब कोई चार्ज कंडक्टर के बारे में बात हो रही है। तो जो एक्सेस चार्ज है वो कभी भी कंडक्टर के अंदर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते होंगे? हाँ, वो एक्स्ट्रा थोड़े ना है, वो तो पहले से मौजूद था। तो ध्यान में इस बात का रखिएगा कि एक्सेस चार्जेस कभी भी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सेम चार्जेस के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा और कंडक्टर में चार्जेस मूव करती है तो मूव करके फार फार हो जाएंगी। और सबको पता है कि कंडक्टर के सरफेस ही जगह है जहां पे चार्जेस एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर पे रह सकती हैं। सो क्लियरली चार्जेस हमेशा कहां रहती है, आउटर सरफेस पे ही रहती है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, और साथ साथ ये भी प्रूफ करने वाले हैं कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जो कि हमारा मकसद था। तो जो पांचवी प्रॉपर्टी है
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। फिर से वही कहानी, किसके अंडर? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंडर। बार बार मैं इस चीज की चर्चा कर रहा हूं, कहीं भी आप इस चीज को ना बोले। तो ध्यान से समझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी कंडक्टर के अंदर में क्या होती है? जीरो होती है। क्लियर है? ध्यान से मेरी बात सुने, ये मैं एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रख रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि एक्सटर्नल फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं तो अंदर में इंटेंसिटी जीरो, ये वो पॉइंट नहीं है, ये कुछ और पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जिसमें कोई कंडक्टर है और उस पर चार्ज दी गई है, वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है, और उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में चर्चा हो रही है कि वो अंदर में नहीं होगी। ऑलरेडी ये गॉस थ्योरम में हमने प्रूव भी किया है कि एक कोई मेटालिक कंडक्टर है जो चार्जेस हमेशा सरफेस पे रहती है, बाहर में इंटेंसिटी आती थी, सरफेस पे आती थी, लेकिन अंदर के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी नहीं आती थी। होपफुली आपको याद है ये चीज। तो वही चीज इसमें करने वाला है कि कोई भी कंडक्टर है, किसी भी शेप का है, पॉजिटिवली चार्ज दे देता हूं या निगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, राइट? तो इसके अंदर में कहीं भी इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो। अब कैसे इंटेंसिटी जीरो होती है, चाहो तो इसको हम लोग गॉस थ्योरम से प्रूव भी कर सकते हैं। क्या करें कि कंडक्टर के अंदर में, जस्ट अंदर में आ करके हम एक गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करें। थोड़ा इसको प्रूव कर लेते हैं। इसे हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब सोचिए, जैसा कि आपने पढ़ा है कि सेम चार्जेस के बीच रिपल्सन होने की वजह से जो एक्सेस चार्जेस होते हैं कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं रहते हैं, राइट? वो सब सरफेस पे रहते हैं। तो अगर हम गॉस थ्योरम को यूज करें तो सबसे पहली बात, क्यू इन कितनी है? जीरो। तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी? फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन होता है ई डॉट डी एस या डी ए जो भी बोलो, और ये होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से। अब पता है आपको क्यू इन जीरो हो गया, बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो जीरो ही आएगा, सो ई विल बी जीरो। तो साफ क्लियर है कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो ध्यान से इस प्रॉपर्टी को आप याद रखें। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं जो हम लोग करना चाह रहे थे कि इसके सरफेस पे चार्ज आ गई तो सरफेस पे तो इंटेंसिटी पक्का होती होगी, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग पांचवी प्रॉपर्टी करने वाले हैं, फिफ्थ नंबर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the surface of a charged conductor is given by E equals sigma by epsilon naught n cap। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो गए? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एन कैप क्या इशारा कर रहा है? एक यूनिट वेक्टर जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। सो एन कैप क्या है? A unit vector perpendicular to surface। क्लियर? तो ये फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है जो मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रही है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड होती है, एंड दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको चाहे तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, प्रूफ इसका बहुत ही आसान है, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस चीज को एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बगल में ही इसका प्रूफ देके बताता हूं। ठीक है, तो आप इस चीज को कॉपी कीजिए। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। लेकिन एक बात कमाल की है, क्या हर जगह की सरफेस यूनिफॉर्म है? नहीं, कहीं की सरफेस एरिया कम है, कहीं की सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उसके अनुसार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेंगे, यानी सिग्मा हर जगह की वेरिएबल है। लेकिन हम कहीं भी किसी जगह की बात कर रहे हैं तो उस जगह की चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तब की बात हो रही है। सो सिग्मा इज व्हाट? चार्ज डेंसिटी। तो सपोज कीजिए कि आपको इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सरफेस तोड़ लेते हैं, बहुत ही डिफरेंशियल एलिमेंट का एक छोटा सा सरफेस यहां से तोड़ते हैं, और इस छोटे से सरफेस को ds बोल लेते हैं, इसका एरिया। अब एक बात आप समझें अच्छे से, अगर ये छोटा सा सरफेस मैंने तोड़ा है, राइट, और मुझे इसमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको घेरने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जस्ट एक सरफेस यहां बनाया और जस्ट हम लोग ऐसे आ गए,
जस्ट ऐसे आ गए, ठीक है। हम एक सरफेस से इसको जस्ट एक सिलिंड्रिकल सरफेस से घेर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अंदर के किसी पी पॉइंट पर, अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है, जीरो होती है। फिर भी हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया है अंदर तक। अगर मैं क्यू इन की बात करूं, राइट, क्यू इन की बात करूं, अगर इस जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इस पर क्यू इन कितनी होगी? सिग्मा टाइम्स ऑफ एरिया इसका, और एरिया कितना ले रखा है? डिफरेंशियल एरिया डीएस है ना, तो सिग्मा टाइम्स ऑफ डीएस हो जाएगा। तो सिग्मा टाइम्स ऑफ डीएस, तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी? अगर गॉसियन थ्योरम यूज करें तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हो गया सिग्मा डीएस बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब गौर से सोचे, क्या इस सरफेस में इंटेंसिटी होगी? नहीं। इस सरफेस में इंटेंसिटी होगी? नहीं। इसमें होगी? नहीं। जो भी इंटेंसिटी होगी इस सरफेस में होगी, और इंटेंसिटी तो परपेंडिकुलरली होती है, ये तो आपको पता ही है। और एरिया वेक्टर तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही होगा, डीएस वेक्टर परपेंडिकुलर ही होगा। तो अगर मैं फ्लक्स डेफिनेशन यूज करूं तो आपको पता है कि क्या होता है। अगर छोटा सा फ्लक्स निकालूं तो ई डॉट डीएस, क्लियर, ई टाइम्स ऑफ डीएस, राइट, ई टाइम्स ऑफ डीएस। अब सोचो ई टाइम्स ऑफ डीएस का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ई इंटू डीएस इंटू कॉस जीरो, क्योंकि ई की डायरेक्शन और डीएस की डायरेक्शन एक ही है, क्या कर ले? 0 डिग्री। तो ये हो गया ई टाइम्स ऑफ डीएस। ये इंटेंसिटी कहां का है? ऑफ कोर्स इस सरफेस का है, क्योंकि जो मैंने गॉसियन सरफेस का एक पार्ट जो लिया है वो जस्ट सरफेस पे लिया है। तो ये इंटेंसिटी कहां की होगी? यहां की। अब आपके दिमाग में हो रहा है सर यहां की इंटेंसिटी, यहां की इंटेंसिटी, यहां की इंटेंसिटी, ऑब्वियसली वो 0 होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में कोई इंटेंसिटी नहीं होती है, जो कि प्रीवियस प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड से आप देख सकते हो, बहुत ही आसान है। सिग्मा डीएस बाई एप्सिलॉन नॉट और ई टाइम्स ऑफ डीएस, ये दोनों कैंसल, और इस तरह से इंटेंसिटी आ गया आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये बात तो पहले से प्रूव किया गया है कि इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए किसी भी इंटेंसिटी को हमें लिखना पड़ेगा उसकी मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर। और मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर एन कैप है, तो ई की मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट और इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो तो आपको पता ही है। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म भी प्रूव हम लोग कर सकते हैं। सो क्लियर है? तो इंटेंसिटी किसी भी मेटालिक सरफेस यानी कंडक्टर के सरफेस पे, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और उसकी वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जहां सिग्मा क्या है? क्या पूरी जगह का चार्ज डेंसिटी? नहीं, जिस जगह पर निकाल रहे हैं उस जगह की सरफेस चार्ज डेंसिटी। हर जगह की सरफेस अगर अलग अलग होगी तो डेंसिटी भी डेफिनेटली अलग अलग होगी। क्लियर? तो सिग्मा बदलेगी तो इंटेंसिटी भी बदलेगी। हाँ, एक चीज और तो आप समझ सकते हैं, चलिए ये तो हम लोग कंडक्टर की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात भी और समझ सकते हैं जो आगे चल के हमें कोरोना डिस्चार्ज एक्शन समझने में मदद मिलेगी। आप मुझे ये बताइए कि सिग्मा कहां का ज्यादा होगा? देखिए इंटेंसिटी तो सिग्मा पर ही केवल डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली सिग्मा पर डिपेंड कर रही है ना। तो सिग्मा कहां का ज्यादा होगा? सिग्मा क्या होती है? सिग्मा होती है चार्ज अपॉन एरिया। मान लीजिए कि चार्ज फिक्स्ड है सब जगह, अगर मैं एरिया की बात करूं तो ऑब्वियसली एरिया जिसका कम होगा ना उसका सिग्मा क्या होगा? बहुत हाई होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस सरफेस का एरिया कम होगा उसका सिग्मा ज्यादा होगा, और अगर सिग्मा ज्यादा हुआ तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो फैक्ट है इसे यूज करके हमें कोरोना डिस्चार्ज एक्शन समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, उसे भी हम लोग एक समय में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अपन E इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इस चीज को आप अच्छे से कॉपी कीजिए। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। कोई भी कंडक्टर है, चाहे चार्ज कंडक्टर है, उसका जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। मतलब उसके सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होती है? सेम। इनफैक्ट इनसाइड के तमाम पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो ध्यान से हमेशा याद रखिएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी इन entire region of a charge conductor
is constant and its value is equal to the potential at the surface. इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। कोई भी कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, तो इसके इस सरफेस का पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होती है, और जो कांस्टेंट होती है वही तमाम जगह की भी पोटेंशियल क्या होती है, सेम। हर जगह की, ए की, बी की या सी की, हर जगह की पोटेंशियल सेम होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको हम नॉर्मल तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई कंडक्टर है और ये चार्ज है, तो इतना तो पता है कि इंटेंसिटी इनसाइड के हर पॉइंट पर जीरो होती है। इंटेंसिटी हर पॉइंट पे ए बी सी पर सब पे जीरो होती है, तो इतना तो पता है कि इंटेंसिटी सब जगह क्या होती है, जीरो। और आपको पता है E इक्वल्स माइनस डी वी बाई डी आर, क्लियर। सो डी वी बाई डी आर विल बी जीरो, बिकॉज E जीरो तो डी वी बाई डी आर जीरो। अब किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो V का कांस्टेंट रहेगी तभी उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। सो डेफिनेटली V क्या होगी, क्लियर ना, डी वी बाई डी आर जीरो है, इसका मतलब V क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी। तो साफ क्लियर है कि अंदर के तमाम जगह पर चूंकि इंटेंसिटी जीरो होती है तो पोटेंशियल हर जगह पर क्या रहती है, कांस्टेंट। और ये तो वैल्यू निकालने का फंडा है, सरफेस की जो वैल्यू होगी एग्जैक्टली वही तमाम जगह का पोटेंशियल होता है। ये हमने पोटेंशियल के लेक्चर में सवाल भी किए थे, जिसमें हमने एक हॉलो कंडक्टर लिया था, हॉलो स्फेरिकल शेल लिया था, जिसके अंदर के तमाम जगह पर पोटेंशियल वही आती थी जो सरफेस की। आपको याद होगा के क्यू बाई आर, कैपिटल आर, और अंदर के तमाम पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर, क्लियर है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें किसके लिए हो रही है, कंडक्टर के लिए, क्योंकि कंडक्टर पर चार्जेस कहां होती है, सरफेस पे। हाँ, अंदर में कुछ चार्जेस आ जाएंगी तब तो बातें बदल जाएगी, तब तो पोटेंशियल भी बदल सकता है, बहुत कुछ हो जाएगी। लेकिन कंडक्टर में तो अंदर में चार्जेस आ ही नहीं सकती, क्योंकि कंडक्टर में चार्जेस हमेशा कहां रहती है, सरफेस पे रहती है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो चलिए इस चीज को कॉपी कीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम बात करते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। कोई भी दो कंडक्टर अगर चार्ज्ड हो, उनकी साइज अलग अलग हो, उनकी अलग अलग पोटेंशियल्स हो, अगर हम दोनों को कनेक्ट करें तो क्या होगा। तो ध्यान से मेरी बात सुने। जब भी दो कंडक्टर जो अलग अलग चार्ज्ड है या अलग अलग पोटेंशियल कंटेन कर रही है, तो जब हम उसे कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस फ्लो करेगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ध्यान रहे, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां, हायर पोटेंशियल से लोअर, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सो 7 नंबर प्रॉपर्टी, व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स are connected, then charge will flow from higher, obviously charge कैसी, positive, so higher potential to lower potential, till they acquire a common potential. राइट, जब तक कि वो एक कॉमन पोटेंशियल एक्वायर नहीं कर ले। कहने का ये मतलब कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं और इस पे भी कुछ चार्ज थी, इस पे भी कुछ चार्ज रही होगी, इसकी पोटेंशियल V1 रही होगी, इसकी सरफेस की पोटेंशियल V2 रही होगी। अभी स्विच को मैंने ऑन नहीं किया है, लेकिन जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने के बाद इसकी पोटेंशियल अगर V होती है, इसकी पोटेंशियल अगर V होती है, तो स्विच ऑन करने के बाद दोनों की पोटेंशियल्स डेफिनेटली क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी यही डिस्कस करता है। यानी चार्जेस फ्लो कब करती है, इस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चला कि चार्जेस तब फ्लो करेंगी जब पोटेंशियल में डिफरेंसेस आएंगी। राइट, हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि इस पर चार्जेस क्या है, चार्जेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि क्या इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल अलग अलग है या नहीं है। क्लियर, इसको कॉपी कीजिए।
आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, 8 नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अर्थिंग के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले अर्थिंग को थोड़ा समझते हैं, अर्थिंग क्या है। देखिए, अर्थिंग का मतलब होता है कि बॉडी को, किसी भी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करना, और इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है, राइट। इस तरीके का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी को अगर मैंने ऐसे किया, इसका मतलब हमने उससे अर्थ से कनेक्ट किया। अब अर्थ के बारे में तो समझते ही है, अर्थ एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, राइट। और दूसरी चीज, इसकी पोटेंशियल जीरो ली जाती है, ऑलवेज अर्थ की पोटेंशियल जीरो लेते हैं, और एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। और तीसरी चीज, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत वेरी बिग। और वेरी बिग का क्या मीनिंग है, एक बहुत बड़ा मीनिंग है, मैं आपको समझाता हूं। पोटेंशियल जीरो है, ये तो फील आ रही है। दूसरी, बहुत बड़ा है, ये भी चीज आप जानते हो, और कंडक्टर है, तीनों बातें आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, किसी भी बॉडी की पोटेंशियल जीरो है, तो क्या उस बॉडी पे चार्ज के देने से या लेने से क्या उसकी पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगी, या पोटेंशियल निगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है? इन जनरल तो ऑब्वियसली कोई भी बॉडी होगी, अगर वो पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज उस पर मैंने डाला है तो पॉजिटिव पोटेंशियल की हो जाएगी। निगेटिव चार्ज डाला है या कुछ चार्जेस निकाल लिया है, राइट, जो भी किया है, तो उस बॉडी पे चार्ज आने की वजह से पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा, ठीक है। ये जनरल बॉडीज के लिए है। लेकिन अर्थ के केस में ये बात नहीं है। अर्थ की पोटेंशियल जीरो है, अर्थ पे चार्ज डालेंगे या अर्थ से चार्ज निकालेंगे, दोनों ही स्थिति में अर्थ की पोटेंशियल जीरो ही रहेगी, क्योंकि अर्थ एक बहुत ही बड़ी बॉडी है। कैसे? जैसे आपने सी देखा है, समुद्र देखा है, समुद्र में वाटर होती है ना, क्या हम उससे एक गिलास वाटर निकाल ले तो क्या सी लेवल में कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या एक गिलास वाटर उसमें डाल दे, कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द केस इन केस ऑफ अर्थ। सो आई होप आपका क्लियर कंसेप्ट है कि अर्थ की पोटेंशियल क्या होती है? जीरो। क्या अर्थ की पोटेंशियल जीरो लाइफ टाइम होगी? बिल्कुल। क्या चार्ज के देने लेने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अच्छा, क्या ये कंडक्टिंग है? बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी है। सो तीन बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। अब ये तीन फैक्ट अगर आपको पता है तो 8 नंबर प्रॉपर्टी बहुत ही मजे से समझ में आएगा आपको। 8 नंबर प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर हो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोलेटेड, यानी किसी दूसरे के इंफ्लुएंस में ना हो, सिंगल कोई कंडक्टर है, चार्ज है, अगर हम अर्थ से कनेक्ट करें तो उसकी पोटेंशियल हमेशा जीरो हो जाएगी, राइट। अब कोई भी चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल कैसे जीरो होगी? जब चार्ज खत्म होगी तभी तो, मतलब उसकी सारे चार्जेस कहां चली जाएगी? अर्थ में, यानी अर्थ किसी भी तरीके से उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए या एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर is earthed, then its charge and potential both becomes zero. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, चार्ज और पोटेंशियल दोनों ही जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल जीरो इसलिए होगी क्योंकि अर्थ से कनेक्ट किए हैं, और अर्थ की पोटेंशियल जीरो है तो अर्थ चाहेगी कि उसके कॉमन पोटेंशियल में हो जाए, क्योंकि दो बॉडी को हम कनेक्ट करते हैं तो दोनों की पोटेंशियल क्या होती है? कॉमन हो जाती है। और अर्थ की पोटेंशियल कभी चेंज होती ही नहीं है, जीरो की जीरो रहेगी, तो इस चार्ज की भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? डेफिनेटली जीरो। पढ़े थे जस्ट इसके प्रीसीडिंग पॉइंट में। और ऑब्वियसली कोई कंडक्टर है और उसकी पोटेंशियल ही नहीं है, तो उस पर चार्ज कुछ होगी क्या? अगर आइसोलेटेड है तो कोई चार्ज नहीं होगी। सो साफ क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है, चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर हमने इसको अर्थिंग किया है, अभी तो फिलहाल स्विच को ओपन रखते हैं, जैसे ही क्लोज करेंगे तो इस पे चार्ज सब खत्म हो जाएगी। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज को खत्म होने के लिए इलेक्ट्रॉन का आना जरूरी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे ट्रांसफर करके और सारा का सारा ये न्यूट्रल हो गया होगा। तो ये भी कभी कभी सवाल बोला जाता है, ऐसे स्विच लगा दिया जाता है, पॉइंट दे दिया जाता है ए और बी, बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन बी से ए में शिफ्ट हुआ या ए से बी में शिफ्ट हुआ, इस तरह के सवाल किए जाते हैं। तो बहुत ही आसान है, पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आना पड़ेगा, और अगर यही निगेटिव है तो क्या होगा? निगेटिव है तो सारे के सारे
यहां पे चले आएंगे, राइट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां पे अर्थ में चली गई, ये क्या हो गया, न्यूट्रल। इस पे चार्ज भी जीरो हो गई, पोटेंशियल भी जीरो हो गई, इस पे भी चार्ज भी जीरो हो गई, पोटेंशियल भी जीरो हो गई। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, आइसोलेटेड, क्लियर है, आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड ना हो तो क्या होगा, मैं यहीं पे एक छोटा सा केस लगा देता हूं। अगर आइसोलेटेड ना हो तो क्या होगा, किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में कोई कंडक्टर हो तो क्या होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे कंडक्टर हैं इस तरह से, यहाँ पे कुछ चार्ज क्यू दे दिया गया, यहाँ पे 3 क्यू दे दिया गया, राइट, और यहाँ पे हमने उसको अर्थिंग कर दिया, ठीक है, और इस पे मैंने 2 क्यू चार्ज दे दिया। तो अभी देख रहे हो कि बहुत सारे चार्जेस के इन्फ्लुएंस में है ये कंडक्टर, गौर से देखिएगा, बहुत सारे चार्जेस के इन्फ्लुएंस में ये कंडक्टर है जिसको हमने अर्थिंग किया है। तो क्या इसके बारे में कोई बोल सकता है कि इसका चार्ज जीरो हो जाएगा नेट कनेक्शन के बाद? नहीं, ये ऐसा कहा नहीं जा सकता, मतलब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा। लेकिन एक बात तो कॉमन है, पोटेंशियल तो पक्का जीरो हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, इसकी पोटेंशियल पक्का क्या हो जाएगी, जीरो। हाँ, इसके चार्ज के बारे में हम ज्यादा आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि चार्ज का क्या हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डेफिनेटली जीरो हो जाएगी। तो आइसोलेटेड कंडक्टर की चार्ज भी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगी। अगर कोई कंडक्टर किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में है तो ये तो गारंटी है कि पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, लेकिन चार्ज का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्लियर है। तो चलिए इस चीज को आप एक बार कॉपी कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में हमने कर रखा है। कोई भी कंडक्टर है उस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा नॉर्मली इंसिडेंट होती है, ठीक है। सो इस चीज को आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मेटालिक सरफेस या सरफेस ऑफ कंडक्टर। राइट, इसको हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, यहां पे कोई चार्ज है प्लस क्यू, और यहां से लाइन ऐसे जा रही है, तो जाते जाते इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलरली हो जाएगी ऐसे, इस तरीके से, और जब निकलेगी तो इस तरह से परपेंडिकुलरली ही निकलेगी। और अंदर में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, वो आपको पता है, क्योंकि इंटेंसिटी जीरो होती है, और जहां इंटेंसिटी होगी ही नहीं वहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, और इस पर मैंने एक सवाल भी किया था, आपको याद होगा, मैं फिर से उसको रिपीट करूं। इस तरह के सवाल हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में भी कर रखा है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी लाइन एप्रोप्रिएटली ड्रोन की गई है, कौन सही ड्रॉ किया गया है। आप कंडक्टर की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करके आप चाहे तो इस सवाल को डिस्कस कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो गलत है, पहली लाइन ऑफ फोर्स गलत ड्रॉ की गई है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी कंडक्टर के अंदर में नहीं हो सकती। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि अंदर में इंटेंसिटी होती ही नहीं है, फील्ड होता ही नहीं है, तो लाइन ऑफ फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। बी वाला पार्ट में आप थोड़ा बहुत सही मानोगे, लगेगा कि सर ऐसे गई है फिर निकल गई, तो अंदर में वास्तव में नहीं गई। लेकिन एक वजह से गलत हो गई, क्योंकि क्या ये जो पाथ है, क्या ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है? नहीं। कोई भी स्फेरिकल पाथ पे रेडियल डायरेक्शन ही नॉर्मली होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो क्या ये डायरेक्शन नॉर्मल रेडियल है? नहीं। अगर ये ऐसे आती, सोचो इस तरह से आती है, ऐसे जस्ट रेडियली आती, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी ये नॉर्मल नहीं होने की वजह से गलत हो गई। और सी तो गलत इसलिए हो गई, सी में जरूर नॉर्मल है, देखिए सेंटर है तो रेडियली है, नॉर्मल भी है, लेकिन ये अंदर में चली गई, तो अंदर में तो फील्ड होती ही नहीं है, उसके वजह से गलत है। और डी को अच्छे से बात कीजिएगा तो ऐसे जाते जाते ये ऐसे हो गई है। ऐसे जाने का मतलब हो रहा है कि ये कैसे हो रही है? रेडियली होना चाह रही है, और निकलते वक्त भी कैसे हो रही है? रेडियली निकल के बाहर हो गई। तो ये वाला ग्राफ क्या है? एप्रोप्रिएट है। तो ध्यान से मेरी बात समझेंगे कि इस तरह की प्रॉपर्टी बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, और इस पर हमने डिस्कस भी किया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में। इससे भी ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो आप चलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वाली प्रॉपर्टी को देख लीजिएगा, इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। इस चीज़ को कॉपी कीजिए। फिर मैं आप बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी लेके आता हूँ नेक्स्ट नंबर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाला होगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन के लिए।
तो चलिए पहले इस चीज को एक बार कॉपी कीजिए और हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेके आते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर है, ध्यान से मेरी बात सुने। कोई भी चार्ज कंडक्टर है, किसी भी एक सेक्शन को ले लिया जाए, मान लीजिए इसी सेक्शन को मैं स्टडी कर रहा हूं, तो क्या रिमेनिंग जो सेक्शन है उसके चार्जेस की वजह से क्या इस वाले सेक्शन पर क्या एक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स? डेफिनेटली लगेगा, जबरदस्त लगेगा। तो इस वाले सेक्शन पर रिमेनिंग जो सेक्शन है उसके वजह से एक फोर्स एक्ट करेगी, और फोर्स जब एक्ट करेगी तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, वो क्या होगा? इस जगह का प्रेशर होगा। मतलब साफ है कि कंडक्टर का कोई भी सरफेस ले ले तो किसी भी सरफेस पर रिमेनिंग जो सेक्शन है उसके वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, और जिसके वजह से कंडक्टर का हर सरफेस का पॉइंट एक प्रेशर में होगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। सो क्लियर है? सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी को, द चार्जेस ऑन द कंडक्टर always undergo a pressure which is known as electrostatic pressure। इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और क्यों होता है वो मैंने आपको फील करवाया। कोई भी सेक्शन होगी जो रिमेनिंग सेक्शन होगी उसके वजह से रिपल्सन फील करेगी और उसके वजह से उस पर फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो आइए डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कितनी है। तो पहले तो मैं आपको इसका वैल्यू लिख देता हूं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है जिसको मैं ईपी शॉर्ट में बोल रहा हूं, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेशर होती है वो होती है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है? जहां सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है उस जगह की जहां पे हम प्रेशर निकाल रहे हैं, और एप्सिलॉन नॉट तो जानते ही है। और ये सब कुछ क्या है? कहां पे है? जहां पे स्पेस एकदम से फ्री है। हाँ, अगर कोई मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में हम के से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो फिलहाल तो अपन फ्री स्पेस में ही रखते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई। तो जरा हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रेशर आई है वो कैसे आई है, राइट? तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अब प्रूफ देखने के लिए, प्रेशर निकालने के लिए हमें तो सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स में एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में है तो आपसे फोर्स पूछा जाएगा, तो सबसे पहले जिस सेक्शन पे आपको फोर्स निकालना है उस सेक्शन की चार्ज पता करनी पड़ेगी, और उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा रिमेनिंग सेक्शन के वजह से। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है किसी के फील्ड में, तो आपको इस चार्ज की फील्ड कंसीडर नहीं करनी पड़ती है। जो रिमेनिंग सेक्शन है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसकी फील्ड से हमें मतलब है, क्योंकि कोई भी चार्ज के अपने ही फील्ड से अपने पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे हम फोर्स दिख रहे होंगे तो हमें उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। जो रिमेनिंग सेक्शन है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके, चार्ज निकाल करके, और क्यू टाइम्स ऑफ हम ई कर लेंगे तो फोर्स पता पड़ जाएगा, और उसके एरिया से डिवाइड कर लेंगे तो अपना प्रेशर भी आ जाएगा। तो हम लोग का प्लानिंग क्या है? किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को पकड़नी है, पहले तो उस पर चार्ज निकालनी है, और उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है रिमेनिंग सेक्शन की वजह से, और फिर मल्टीप्लाई करके और एरिया से डिवाइड करके निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस चीज को निकालें। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है। ये सपोज कीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को हमने हाईलाइट किया है, जस्ट हाईलाइट किया है, और बाकी सेक्शन को मैं थोड़ा सा डॉटेड कर दे रहा हूं फील के लिए, आपको दिखेगा। बस ये मैंने हाईलाइट किया है, और इस सेक्शन का एरिया मैं बहुत थोड़ा ले रहा हूं, छोटा सा ds, राइट? और इस जगह की सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा है, राइट? अब
एक चीज समझिए, अच्छे से समझिए, इसके जस्ट बाहर, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जिस सरफेस को मैंने हाईलाइट किया है उस सरफेस से जस्ट बाहर, यानी सरफेस के जस्ट निकट ही, एकदम सटा हुआ है, जस्ट मैं इस जगह की बात करूं, जस्ट ए की बात करूं, और इस सरफेस जस्ट इनसाइड में, जस्ट इनसाइड में मैं बी की बात कर रहा हूं। मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, एक सरफेस से जस्ट बाहर और एक सरफेस से जस्ट अंदर। क्लियर? अगर मैं सरफेस के जस्ट बाहर रहूं तो यहां पे इंटेंसिटी किसके किसके वजह से होगी? पहला जो हमने सेक्शन एज्यूम किया है वो, जिसको हम एस बोल रहे हैं, जो हमने एज्यूम किया है सरफेस उसको एस बोल रहे हैं, ई एस, और जो रिमेनिंग सेक्शन है उसको जनरली हम आर बोल रहे हैं। तो रिमेनिंग सेक्शन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो भी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी ना, तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेनिंग सेक्शन। तो जो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक खुद के सेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट? मैं ए पॉइंट पे बात कर रहा हूं, ए इस सरफेस से जस्ट बाहर है, तो इस सरफेस की वजह से इंटेंसिटी होगी और इस रिमेनिंग सेक्शन की वजह से इंटेंसिटी होगी। और मैं बी की बात करूं, बी जस्ट अंदर में है, तो इस पॉजिटिव की वजह से इस साइड में इंटेंसिटी होगी। सोचो, जिसको मैं ई क्या बोल रहा हूं, इसके वजह से इंटेंसिटी ऑब्वियसली क्या लिख रहा हूं मैं, ई एस, और इस वाले पूरे सेक्शन की वजह से नेट इंटेंसिटी आउटसाइड होगी, तो बी पर एक और इंटेंसिटी होगी इस साइड, जिसको मैं ई आर बोल रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए, जस्ट आउटसाइड के पॉइंट की बात मैं करूं, यानी जस्ट हम सरफेस पे ही तो हैं, जस्ट आउटसाइड का मतलब हम सरफेस पे ही है, तो वहां पे इंटेंसिटी अगर मैं निकालूं ए पे, तो वो होने वाली है ई ड्यू टू सरफेस, ई ड्यू टू रिमेनिंग सेक्शन। और इंटेंसिटी एट ए क्या आपको पता है? हाँ, किसी भी सरफेस से जस्ट आउटसाइड, जस्ट सरफेस पे इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमने प्रॉपर्टी में प्रूफ किया है, तो ये क्या होने वाला है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यार, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं बी की बात करूं, जस्ट इनसाइड, यानी इंटेंसिटी बी पे, ये तो आपको पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 होती है, और जस्ट हम इनसाइड में आ गए हैं तो इंटेंसिटी पक्का 0। अगर बी पर इंटेंसिटी 0 हो रही है तो इंटेंसिटी 0 होने का वजह क्या है? ई एस और ई आर का अपोजिट होना और दोनों का इक्वल होना, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर बी की इंटेंसिटी 0 है तो वहां पे ई आर माइनस ई एस ही होगी, नेट इंटेंसिटी यही होगी, और 0 हो रही है। इसका मतलब है कि ई आर का वैल्यू किसके बराबर होगा? ई एस। इस चीज को आप अच्छे से देखिए, सरफेस के हम अंदर हैं, अंदर में इंटेंसिटी 0, और अंदर में इंटेंसिटी कितने पार्ट की वजह से मैं ले रहा हूं? एक तो शैडो वाला पार्ट, मतलब जो सेक्शन है वो, और एक जो रिमेनिंग सेक्शन है। पक्का दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुई होंगी तभी तो कैंसिल हुआ होगा ना, और इक्वली कैंसिल हुआ होगा, इक्वल ही होगा। तो अब ऐसी बात है कि ई आर किसके बराबर होगा? ई एस के। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को यूज करूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम देखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स ई एस। अच्छा, ई एस के जगह पर क्या मैं ई आर रख दूं? अच्छा, मैं ई आर क्यों निकाल रहा हूं? जरा इस चीज को आप 1 मिनट सोचिए, मैं ई आर क्यों निकाल रहा हूं? याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मुझे किस पे फोर्स निकालनी है? छोटे सेक्शन पे। तो छोटे सेक्शन पे फोर्स निकालने के लिए जो रिमेनिंग सेक्शन है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखना पड़ेगा ना। चार्ज केवल इस सेक्शन का निकालना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसका से कोई तो लेना देना नहीं है, जो भी रिमेनिंग सेक्शन है उससे लेना देना है। तो जो रिमेनिंग सेक्शन है उसके वजह से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे, फिर फोर्स निकाल देंगे, और फोर्स को एरिया से हम डिवाइड कर लेंगे, अपना प्रेशर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या निकाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिमेनिंग सेक्शन। अब क्या करें? चार्ज निकाल लेते हैं स्मॉल सेक्शन पे। तो चलिए कहीं पे निकालते हैं, यहीं पे चार्ज ऑन स्मॉल सेक्शन। तो चार्ज कैसे निकालते हो? छोटा सा चार्ज जो भी होगा, चार्ज होता है सिग्मा टाइम्स ऑफ एरिया, और एरिया तो डिफरेंशियल ये हो डीएस, तो सिग्मा टाइम्स ऑफ डीएस। चार्ज भी निकाल लिया हमने। तो फोर्स क्या देख लेते हैं? यहीं पे कहीं देख लेते हैं, फोर्स ऑन ए स्मॉल सेक्शन। तो फोर्स होगा Q टाइम्स ऑफ E, और Q छोटे से सेक्शन का क्या है? DQ है ना, तो DQ टाइम्स ऑफ E, DQ का वैल्यू है सिग्मा टाइम्स ऑफ DS। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके वजह से? रिमेनिंग सेक्शन के वजह से। बार बार मैं फोकस कर रहा हूं, रिमेनिंग सेक्शन के वजह से, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब ही नहीं है। तो रिमेनिंग सेक्शन के वजह से ER क्या है? तो इस तरह से हमने देखा कि जो फोर्स हो रहा है सिग्मा DS, ऐसा कुछ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? DS सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फोर्स पर यूनिट एरिया निकाले तो क्या होगा? प्रेशर
इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। क्लियर है? तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक और पार्ट होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में इस फॉर्मूला को लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको भी लिखेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास जगह नहीं है प्रॉपर। तो आप पहले इस को अच्छे से कॉपी कीजिए और अच्छे से फील कीजिए मैंने जो आपको बताया। ठीक है, किसी भी सेक्शन पे जब भी फोर्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दूसरे सेक्शन की वजह से लेंगे। क्लियर? क्योंकि अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉपी। आइए थोड़ा सा इस फॉर्मूला को और मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसा कि मैंने प्रूफ भी किया थोड़ी देर पहले कि P होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट कितनी होती है? नेट की मैं बात कर रहा हूं, वो तो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं ई नेट के टर्म में चाहता हूं इस फॉर्मूला को यूज करूं। तो जहां जहां सिग्मा होगा वहां एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ई तो डाल ही सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से जो प्रेशर होगी वो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ई का स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें मेमोराइज करना है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को भी आप एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जस्ट इसी में, मतलब वो अलग से प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसमें हमने जो भी डिस्कस किया है, कहां पे डिस्कस किया है? जहां पे फील्ड कैसी होती है? ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म फील्ड होती है, राइट? जहां पे फील्ड क्या होती है? एक ही डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा होता है ना, कहीं कहीं कोई कंडक्टर होगा, चार्ज कंडक्टर होगा, और उसमें क्या होगा कि फील्ड एकदम से नॉर्मल नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो वहां पे कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उस चीज को चाहे तो मेरे पास जगह है तो मैं यहीं पे आपको करके बताता हूं, राइट? जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज मान लो, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, इस डायरेक्शन में, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे प्रेशर क्या होगी, राइट? प्रेशर ऑन कंडक्टर क्या होगी? तो यहां पे कंडक्टर पे जो प्रेशर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, वो होता है सिग्मा टाइम्स ऑफ ई परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखिएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ ई परपेंडिकुलर, सिग्मा टाइम्स ऑफ ई परपेंडिकुलर। जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, राइट, उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा बस उसी से हमें वास्ता है। ठीक है, ये वाली कंपोनेंट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? सिग्मा कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी है, और ये जो ई परपेंडिकुलर वो क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करेंगे तो ये फॉर्मूला भी वही बता रहा है। ये फॉर्मूला दरअसल वही चीज है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे अगर मैं प्रेशर को लिखूं तो ये सिग्मा इंटू सिग्मा टाइम्स ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। सिग्मा उसका चार्ज डेंसिटी है, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है? इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, रिमेनिंग सेक्शन की वजह से, एक्सटर्नल की वजह से। और वो चूंकि परपेंडिकुलर था इसलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, और परपेंडिकुलर ना रहे तो परपेंडिकुलर कर लो उसका कंपोनेंट, फिर उससे मल्टीप्लाई करो। तो ये चीज और ये चीज थोड़ा फील करने का चीज है, वही है सिग्मा टाइम्स ऑफ ई परपेंडिकुलर, सिग्मा टाइम्स ऑफ ए परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो चलिए इस चीज को कॉपी कीजिए, और मैं इस पर एक आपको बढ़िया सवाल करके बताता हूं, इस वाले कंसेप्ट पर। ठीक है, पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, तो फिर मैं आपको सवाल करके बताता हूं। आइए एक छोटा सा सवाल देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पे कोई चार्ज है Q नॉट, राइट, और इसको 2 हाफ हॉलो स्फेयर्स सराउंड किए हुए हैं, राइट, जस्ट सराउंड किए हुए पूरे, ऐसा कुछ सिस्टम है, जस्ट गैपिंग है, राइट, मतलब ये हट सकता है ऐसा। ये माइनस Q नॉट है और ये मान लो प्लस Q है, राइट, पूरा मिला के प्लस Q में लेता हूं, पूरा मिला करके प्लस Q है, जस्ट हल्की सी गैपिंग है, जस्ट समझो तो कनेक्टेड ही है। तो सवाल क्या है, ध्यान से सुने
क्या ये माइनस चार्ज की वजह से ये अट्रैक्ट होगा और ये भी अट्रैक्ट होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लस और इस प्लस की वजह से ये क्या हो, रिपेल भी तो हो, दोनों चीजें हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आप बताइए इस क्यू नॉट और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन हो कि ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। सवाल एक बार फिर से सुनिए। सवाल ये है कि इस क्यू नॉट और इस क्यू में क्या रिलेशन हो ताकि पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि इक्विलिब्रियम में क्यों ना हो। ठीक है, वजह यह है कि ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल्सन कर रही होंगी और ये अट्रैक्ट कर रही होंगी। तो मान लीजिए अट्रैक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है तो क्या होगी, ये रिपेल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो सवाल यही है, फाइंड द रिलेशन between Q naught and Q so that system may remain in equilibrium. क्लियर है? और ये हॉलो है, ठीक है, दोनों सेपरेटेड है लेकिन टोटल चार्ज Q है। अब इस सवाल को हम कैसे सोचें? सोचिए, इसके वजह से यहां पे फील्ड होगी, एक्सटर्नल फील्ड होगी, राइट। तो इसके वजह से यहां पे एक एक्सटर्नल फील्ड होगी और एक्सटर्नल फील्ड होने की वजह से यहां पे पूरे सरफेस पर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, ठीक है। और एक्सटर्नल फील्ड के साथ साथ जो इसका रिमेनिंग सेक्शन है उसके वजह से भी इस पर प्रेशर एक्ट होगी। तो एक तो प्रेशर होगी इन सब के वजह से, वो प्रेशर क्या होगी, आउटसाइड, और इस निगेटिव की वजह से प्रेशर क्या होगी, जस्ट इनसाइड, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों प्रेशर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो किसी भी एक पॉइंट को ले लें और वहां पे हम क्या करें, पी हम आउट पहले निकालने की कोशिश करें। पी क्या करते हैं, आउट। तो पी आउट का मतलब ये हुआ कि खुद के वजह से, तो खुद पे तो चार्ज पूरा का पूरा क्या था, क्यू था। और आपको अभी पढ़े ही है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज क्यू है। और एरिया, अगर ये हॉलो स्फीयर है, इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4। तो ये पी आउट हो गया, क्लियर। अब पी इन निकालते हैं। पी इन का मतलब इसके वजह से, यानी एक्सटर्नल चार्ज के वजह से एक्सटर्नल फील्ड होगी, पूरे सरफेस पे होगी, और उसके वजह से यहां पे कौन सी प्रेशर लग रही होगी। ऑब्वियसली एक के वजह से आउटवर्ड है और एक की वजह से इनवर्ड, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, दोनों एक दूसरे को मेंटेन करना है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड में किसी चार्ज बॉडी को रखेंगे तो उस पर अगर हमें प्रेशर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा किसका, उस बॉडी का, और ई सिग्मा, ई परपेंडिकुलर किसका, तो एक्सटर्नल का। तो क्या करें, सिग्मा टाइम्स ऑफ ई परपेंडिकुलर। सिग्मा तो इसी का खुद का, तो इसका सिग्मा खुद का वही चार्ज डिवाइडेड बाई उसका एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही तो होगा, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही तो होगा सरफेस के, रेडियली है इसलिए डायरेक्ट वैल्यू इसके वजह से यहाँ पे लिख देते हैं। और ये कितनी डिस्टेंस पे है, आर पे, तो इसके वजह से फॉर्मूला होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है। और ये कौन सी चार्ज थी, क्यू नॉट थी, राइट, क्लियर। अब ध्यान से देखिए तो क्या है, क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पी फॉर इक्विलिब्रियम, पी इन शुड बी इक्वल टू पी आउट। और पी इन कितना है, आप ध्यान से देखें, पी इन है आपका क्यू नॉट क्यू बाई 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स स्मॉल क्यू स्क्वायर 32 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एप्सिलॉन। बहुत सारी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी और ये 2 से 2 कैंसिल और स्मॉल क्यू कैंसिल, ये 2 क्यू नॉट इक्वल्स स्मॉल, राइट। तो यही रिलेशन होगा स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू नॉट, क्लियर है।